नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह, जिस पे बातें होती हैं कॉमर्स के ज्ञान की। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो प्रीवियस वीडियोस हम लोग डाले हुए थे जस्ट डेप्रिसिएशन पर। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग जाने थे, डेप्रिसिएशन होता क्या है, और डेप्रिसिएशन के साथ साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोग देखे थे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का काउज क्या होता है, क्यों डेप्रिसिएशन अपने चार्ज करते हैं, और डेप्रिसिएशन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है, या कॉस्टिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है डेप्रिसिएशन के लिए, वो हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो जो कंसर्न वीडियोस है जिसको जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो लिंक में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करते हैं जो जहां हम लोग पिछले वीडियोस में छोड़े हुए थे। ठीक है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे थे कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है। रीजन दो बातें हैं, एक जो डेप्रिसिएशन को कौन कौन सा फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करता है, डेप्रिसिएशन होता क्यों है, और दूसरा बात है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट किस पर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट अपने लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए है कि हम लोग मेनली 4 फैक्टर वर्क करता है डेप्रिसिएशन के अमाउंट को जानने के लिए। तो वो पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जिसमें हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो वो कॉस्ट क्या है। ठीक है, ठीक है, पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम कहेंगे किसको, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या होता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है जिसपे कि अपने लोग मशीनरी या कोई प्लांट मशीनरी या कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, जिस पे डेप्रिसिएशन लगना है, उसका कॉस्ट क्या है, कितने में वो खरीदे हुए हैं। ठीक है, और ओरिजिनल कॉस्ट में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड रहता है। जब हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स में कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सा कॉस्ट इंक्लूड रहता है, वो है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जिस कॉस्ट पे हम लोग एसेट्स को खरीदे हैं और प्रेजेंट कंडीशन तक में लाने में जो कॉस्ट लगा है। ठीक है, जैसे इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, ठीक है, जैसे हम लोग इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, कैरेज का कॉस्ट, जहां अपने मशीन खरीदे हुए हैं या प्लांट मशीनरी जो भी परचेज किए हुए एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स, उसको अपने पुट टू यूज तक लाने में जो भी कॉस्ट लगा है वो मेरा कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का पार्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स किसको कहेंगे, परचेज कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस कैरेज कॉस्ट प्लस एनी अदर कॉस्ट। ठीक है, दैट इज incurred up to the date of put to use। ठीक है, फर्स्ट पुट टू यूज जो है, फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो होना है एसेट्स का, फर्स्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो होना है एसेट्स का, वहां तक का सारा खर्चा हम उसके कॉस्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट बनेगा वही मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलेशन का खर्चा, कैरेज का खर्चा, ठीक है, एनी अदर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो मेरा एसेट्स को पुट टू यूज, कॉमर्शियल पुट टू यूज तक लाने में मेरा लगेगा। ठीक है, अब सिंपल समझते हैं, मैंने एक एसेट्स परचेज किया है और उसको लाने में मेरा कुछ खर्चा हुआ, वो ऐड हो जाएगा। एसेट्स परचेज करने का कॉस्ट तो आएगा ही, एसेट्स परचेज करने में मैंने ब्रोकरेज दिया हुआ है, वो कॉस्ट हो जाएगा। एसेट्स को लाने का एक्सपेंडिचर के साथ साथ रास्ते का इंश्योरेंस हुआ है, वो होगा। फिर लाके अपने रखे हुए हैं कुछ दिनों तक, अगर उसका कुछ एक्सपेंडिचर है तो वो भी उसमें इंक्लूड होगा। इवन ट्रायल एंड रन, फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले तक का अगर ट्रायल एंड रन का भी कुछ एक्सपेंडिचर है उस एसेट्स के साथ, तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम लोग जान गए, पहला फैक्टर जो जिस पर डेप्रिसिएशन हम लोग को लगाना है। दूसरा है एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। किसको बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू बोलिए, स्क्रैप वैल्यू बोलिए, या एसेट्स के एंड लाइफ का जो वैल्यू है वो बताइए। ठीक है, कि हाँ एसेट्स का लाइफ इतना दिन तक है और इस दिन के बाद एसेट्स हम इतने रुपये में बेच सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू, एसेट्स का पूरा इकोनॉमिक लाइफ जब खत्म हो जाएगा, कॉमर्शियल प्रोडक्शन जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद एसेट्स कितने में बिकेगा, दैट इज मैटर। ठीक है, वो मैटर करता है कि एसेट्स लास्ट में मेरा कितना वैल्यू में बिकेगा, तो उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलिए, रेसिडुअल वैल्यू बोलिए, या आफ्टर यूज वैल्यू बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसको जो भी नाम दे दीजिएगा। कंसेप्ट ये है कि एसेट्स का इकोनॉमिक लाइफ खत्म होने के बाद वो मार्केट में कितने में बिकेगा, कितने में कबाड़े में वो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, कितना वैल्यू वो
आपको रिटर्न में दे सकता है लास्ट में, वो मेरा एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू है। तो ये भी एक बताएंगे आगे कैसे जरूरत है फैक्टर्स में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अभी कौन कौन सा फैक्टर्स है। तो तीसरा है डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालना है। तो मैंने जान गया ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मान लीजिए अगर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, और नेट रेसिडुअल वैल्यू मेरा मान लीजिए 25,000 है। ये एसेट्स मेरा 25,000 लास्ट में दे देगा हमको, ठीक है, स्क्रैप के रूप में। तो मेरा जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है वो बचेगा 75,000। तो एक पार्ट हम लोग निकालेंगे डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो 3 पार्ट जान गए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू और डेप्रिशिएबल कॉस्ट। और चौथा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एसेट्स कितना दिन तक चलेगा, ठीक है, एसेट्स का यूजफुल लाइफ क्या होगा। एसेट्स का यूजफुल लाइफ मतलब एसेट्स का कॉमर्शियल लाइफ, ठीक है, इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ, कितना दिनों तक वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करते रहेगा, कितना दिनों तक वो ऑर्गेनाइजेशन को इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा, वही इकोनॉमिक लाइफ कहलाता है, यूजफुल लाइफ कहलाता है किसी भी एसेट्स का। तो उसका एक एस्टिमेशन करेंगे कि हाँ ये एसेट्स है, ये इतना दिन तक चलने वाला, इतना साल तक चलने वाला, ठीक है, या इतना यूनिट प्रोडक्शन करने के बाद उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, या इतना ईयर के बाद इसका लाइफ जो है इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगा। तो वो एक एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजें इसमें है जो एस्टिमेट करना पड़ेगा, एक एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू, क्योंकि एसेट्स 5 साल के बाद कितने में बिकेगा आज आपको नहीं पता होगा, ठीक है, आज आप नहीं बता सकते हैं कितने में एसेट्स बिकेगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो वो आपको एस्टिमेट ही करना पड़ेगा। अच्छा सर कैसे एस्टिमेट करें, तो एस्टिमेट करने के लिए जो मार्केट में जो ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट किस तरह कर रहा है, इंडस्ट्री किस तरह कर रहा है उस पर्टिकुलर एसेट्स का, या अपने पिछले जो है सालों में कैसे उस एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज किए हुए हैं, कितना में मिलेगा वो, है ना, कितना रेसिडुअल वैल्यू फेच करेगा लास्ट में इकोनॉमिक लाइफ के बाद, वो अपने लोग एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने लोग एस्टिमेट करते हैं कि कितना में वैल्यू वो लास्ट में बिकेगा, ठीक है। तो एस्टिमेशन हो गया। दूसरा फिर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, फिर वही चीज है कि कितना दिन तक कोई एसेट्स चलेगा, ये कैसे पता लगाएंगे, इंडस्ट्री में वो एसेट्स कितना दिन तक चल रहा है, बगल वाला जो कंपटीटर है मेरा वो कितना दिन, उसके पास वो एसेट्स कितना साल चल रहा है, ठीक है, या अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है उस तरह के एसेट्स के साथ कि कब तक वो एसेट्स चलेगा। तो वो मेरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कहलाएगा, ठीक है, हम लोग एस्टिमेट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चारों फैक्टर्स जो है, अगर आपको कोई कहे एग्जाम में आए कि कौन कौन सा फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को इफेक्ट करता है, दो चीजें हैं, क्वेश्चन आएगा आपको कि बताइए कौन कौन सा फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करता है। तो आपको बताना पड़ेगा डेप्रिसिएशन किस किस रीजन से होता है। जैसे एसेट्स का ज्यादा यूज वियर एंड टियर से, ठीक है, आपका टाइम जो है लैप्स कर जाता है, इकोनॉमिक पीरियड खत्म हो जाता है उसका, तब आप कह सकते हैं ऑब्सोलेसेंस हो जाता है, मार्केट से आउटडेट हो जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन है डेप्रिसिएशन का, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो फैक्टर्स है, वो रीजन है डेप्रिसिएशन का, और ये फैक्टर्स जो हम लोग बता रहे हैं जिसके बेस पे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को चार्ज करते हैं हम लोग। अगर कॉस्ट ऑफ एसेट्स मेरा ज्यादा हो जाएगा, रेसिडुअल वैल्यू कम हो जाएगा, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है किस पे डिपेंड करेगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे। अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कम है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, इच ईयर ज्यादा चार्ज करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो ये सारा फैक्टर्स था, ठीक है। अब क्या है, अपने लोग जानते हैं, जैसे हम लोग पहले ही पॉइंट में देखे कॉस्ट ऑफ एसेट्स को जानना है, ठीक है। फैक्टर में पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जैसे हम बताए परचेज प्राइस जान लो, ठीक है, परचेज प्राइस जान लो, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं उसमें कि मेरा क्या वैल्यू है, ठीक है, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना लगा हुआ है, फिर ट्रांजिट का इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना लगा हुआ है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना लगा है, अगर कुछ ऐसा एसेट्स खरीदे हुए हैं जिसका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर अपने लोग ऐसा कुछ एसेट्स खरीदे हुए हैं, अगर कुछ ऐसा एसेट्स खरीदे हुए हैं जिसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट जोड़ लीजिए, कमीशन का, ब्रोकरेज का, पेड ऑन परचेज करते समय अगर कुछ कमीशन दिए हुए हैं, ब्रोकरेज दिए हुए हैं, तो वो भी परचेज का पार्ट बनेगा, ठीक है। अदर आइटम या कॉस्ट विच इज नेसेसरी फॉर एसेट्स फर्स्ट पुट टू यूज, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह का खर्चा, आप कंप्यूटर खरीद के लेते आए और सॉफ्टवेयर उसमें जो है आपको डलवाना है, तो सॉफ्टवेयर तक का खर्चा है ना, कंप्यूटर के केसेस में सॉफ्टवेयर अगर आप लगाए हुए हैं, अगर उसमें आप क्या बोलते हैं एंटीवायरस वगैरह लगाए हुए हैं, तो उसका खर्चा आपको जो है फर्स्ट पुट टू यूज तक में सारा जुड़ जाएगा, ठीक है। या
अदर दूसरा चीज क्या है, आपने कोई ओल्ड एसेट्स खरीदा हुआ है, ठीक है, पुराना एसेट्स खरीदा हुआ है, तो पुराना एसेट्स को जब अपने लोग खरीद के लाते हैं तो उसका ओवरवॉलिंग करवाते हैं, ठीक है। ओवरवॉलिंग का काम होता है पूरा चेंज करते हैं, कुछ अगर कटा फटा है, कुछ पुराना है, कुछ यूज में अच्छा नहीं आ पा रहा है, उसको बढ़ाने से इफिशिएंसी बढ़ जाएगा, तो हम लोग उसको कंप्लीटली ओवरवॉल करवा लेते हैं, चेंज करवा लेते हैं। और तो उस केस में क्या होगा, पुराना एसेट्स का जो परचेज कॉस्ट है उसके बाद जितना भी खर्चा उसमें किए हुए फिर पुट टू यूज तक में, ठीक है, कब तक, उस पुराने एसेट्स को भी पुट टू यूज तक में जितना भी खर्चा हुआ है सब उस एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्या है, कॉस्ट में टोटल कॉस्ट स्पेंड इन कनेक्शन विद इट्स एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग एज वेल एज फॉर एडिशन और इंप्रूवमेंट ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट्स। सिंपल है, डेप्रिशिएबल एसेट्स के बारे में जितना भी कॉस्ट है वो सब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, जो एसेट्स का फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन तक आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, एक्चुअल कौन सा अमाउंट को जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, तो इसलिए जोड़ना है कि वो फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन तक का एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? चलिए अब डेप्रिसिएशन दूसरा चीज है, एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू में रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, ये भी सही हो जाएगा। डेप्रिशिएबल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट जो भी है लेस एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू, क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू घटा देके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट, जो मैंने डिस्कस किया अभी। डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू को घटा देंगे, ठीक है। अब आइए क्या है, हम लोग दो मेथड है जनरली जिसके हिसाब से हम लोग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को निकालते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए दो मेथड जनरली यूज करते हैं हम लोग। मेथड और भी है, 6-7 मेथड है जो जनरली लोग यूज नहीं करते हैं आपके 11 सिलेबस के लिए, और इवन सीए इंटरमीडिएट और फाउंडेशन सिलेबस के लिए भी जनरली WDV मेथड और SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज किया जाता है, ठीक है। और यही सिलेबस में भी है, 11-12 के सिलेबस में भी SLM मेथड और WDV मेथड है। और इवन आपको ये बता देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है और कंपनीज एक्ट में जो है वो SLM मेथड को, सॉरी WDV मेथड को प्रेफर करते हैं, वो WDV मेथड को फॉलो करने के लिए कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग को दोनों मेथड समझना है, आपके सिलेबस पर्पस के लिए भी और नॉलेज पर्पस के लिए भी, ठीक है। दो मेथड है जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए दो मेथड है जनरली, जिस अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करेंगे। कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है जो कि हम लोग जानेंगे, जिसमें डेप्रिसिएशन क्या है, सेम रहेगा ईच एंड एवरी ईयर तक, ठीक है। और दूसरा मेथड है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं उसको, या डिमिनिशिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं उसको, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। और स्ट्रेट लाइन मेथड बोलिए इसको हम लोग SLM मेथड भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन इसलिए कहा जाता है कि इसलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रहता है। अगर आप इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करेंगे तो मान लीजिए अगर अपने लोग ईयर वाइज करते हैं, ठीक है, ईयर वाइज अगर प्रेजेंटेशन है और यहां अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है मान लीजिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ये 20,000 अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर में भी 20 होगा, थर्ड ईयर में भी 20 होगा, सॉरी थर्ड ईयर में भी 20 होगा, और फोर्थ ईयर में भी मान लीजिए 20 अगर 4 ईयर का है, तो ये क्या होगा, कर्व कैसे बनेगा, सेम इस तरह का। इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम, ठीक है। अब आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, ये कहते हैं वाइडली यूज मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, वाइडली यूज मेथड है, मतलब हर जगह लोग इसको करते हैं, इजी टू यूज है, दैट्स वाई, ठीक है। बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ इक्वल यूजेज ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों यूज करते हैं, क्या एजम्पशन है अपना, तो एजम्पशन ये है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि एसेट्स का यूज जो है लगभग बराबर हर साल होगा, जो कि अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। जैसे मुझे लग रहा है कि आप ये नहीं कह सकते हैं एसेट्स मेरा बराबर यूज होगा, हो सकता है किसी साल ज्यादा यूज हो जाए, हो सकता है किसी साल कम यूज हो जाए, लेकिन जब अपने लोग अकाउंटिंग करेंगे, जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो उस समय एक एजम्पशन मान के यहां चल रहे हैं SLM मेथड में कि एसेट्स मेरा यूज होगा ऑन एन एवरेज, इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो देगा वो बराबर देगा, दैट्स व्हाई उसका डेप्रिसिएशन जो है हम लोग बराबर चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये एजम्पशन है कि मेरा एसेट्स इक्वल यूज होगा, ठीक है। दूसरा है इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, बिल्कुल सही है, बराबर डेप्रिसिएशन, हर साल एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। दूसरा इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेना है, जान जाएंगे पहले, उसमें हम स्क्रैप वैल्यू को घटा देंगे, ठीक है। जो स्क्रैप वैल्यू मिलना है, रेसिडुअल वैल्यू मिलना है, ईयर एंड वैल्यू मिलना है, मतलब यूजफुल लाइफ
खत्म होने के बाद जो वैल्यू मिलना है ओरिजिनल कॉस्ट में उसको घटा देंगे, ठीक है। तो निकल जाएगा मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट। उस डेप्रिशिएबल अमाउंट को जितना दिन तक वो मेरा एसेट्स यूज होना है, जितने साल तक एसेट्स यूज होना है, एस्टिमेशन कर लेंगे उस यूजफुल लाइफ का, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें है डेप्रिशिएबल कॉस्ट, तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकाल लिए हम लोग, कैसे निकालें, ओरिजिनल कॉस्ट में इसका वैल्यू घटा लिए तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकल गया। अब डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकाल के उसको कैसे डिवाइड कर दिए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से। जैसे मेरा डेप्रिशिएबल कॉस्ट अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया हो जाता है, ठीक है, और ये 5 साल तक चलना है ये एसेट्स, तो 5 इयर्स मेरा यूजफुल लाइफ है, तो ईच एंड एवरी ईयर जो है डेप्रिशिएशन अमाउंट 20,000 होगा, ठीक है। चलिए अब डेप्रिशिएशन का इसे अगर आपने रेट ऑफ डेप्रिशिएशन दिया हुआ है, मान ली 20% का रेट है, तो ईच एंड एवरी ईयर क्या होगा, 20% का रेट चलेगा। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए कोई एसेट्स 5 इयर्स तक चलेगा, ठीक है, अगर कोई एसेट्स 5 इयर्स तक चलेगा तो क्या होगा, 20% फर्स्ट ईयर, 20% फर्स्ट ईयर, 20% फर्स्ट ईयर, फिर 20% फर्स्ट ईयर, 20% सेकेंड ईयर, 20% थर्ड ईयर और 20% फोर्थ एंड देन 20% फिफ्थ ईयर चार्ज करके 5 सालों में ये एसेट्स 100% डेप्रिशिएट कर जाएगा। इसका मतलब है डेप्रिशिएशन अगर अपने निकालते हैं तो 20% का रेट ऑफ डेप्रिशिएशन होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि कैसे होगा, उसमें क्या होगा, आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन फाइंड आउट कर लेना है और उसके बाद रेट निकल जाएगा। जैसे मान लो पहला साल का अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, डेप्रिशिएबल कॉस्ट को यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दीजिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन निकल गया, मान लिए 20,000, ठीक है। जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है वो कितना दिन का है आपका, ठीक है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है आपका, 1 लाख का अमाउंट है, 80,000 का मान लीजिए आपका डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, ठीक है। 5 इयर्स में है ना, तो उस केस में क्या होगा, यहां रेट अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन निकालने के लिए देखिए डेप्रिशिएबल कॉस्ट into rate of depreciation by 100, rate of depreciation annual depreciable amount divide by acquisition cost। देखिए rate of depreciation निकालना कैसे है, तो annual depreciable amount divide by acquisition cost। annual depreciable amount कितना हो गया, 20,000, और एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, एक्विजिशन कॉस्ट मतलब बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट को, ठीक है, जिसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं घटा हुआ है। ध्यान रखना है इस चीज को, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते समय आप ध्यान रखिएगा कि जो रेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो रेट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय एक्विजिशन कॉस्ट होगा, ना कि आपका डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ध्यान रखिएगा डेप्रिशिएबल कॉस्ट नहीं होगा, एक्विजिशन कॉस्ट होगा। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट होगा एसेट्स का। जैसे यहां एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 1 लाख था, ठीक है, इनटू 100 कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, 5 से 20, ठीक है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल गया मेरा 20%। चलिए अब यहां दूसरा देखिए, डेप्रिसिएशन अमाउंट बराबर क्या निकालेंगे, डेप्रिशिएबल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 100। यहां गलत हो जाएगा, यहां डेप्रिशिएबल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होगा। जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है मेरे भाई, तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो एक्विजिशन कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, यहां डेप्रिशिएबल कॉस्ट गलत है, एक्विजिशन कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट होगा, ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी हम एलैबोरेट कर देते हैं। 2 चीजें हैं ध्यान रखना है, एसएलएम मेथड में अगर आपको रेट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दो बातें होगी। अगर आपको रेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ, ठीक है, और एस्टिमेटेड वैल्यू दिया हुआ है, रेसिडुअल वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है। मान लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपया आपको दिया हुआ, ठीक है, और रेसिडुअल वैल्यू आरवी या स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए 20,000, ठीक है, और ईयर ऑफ जो दिया हुआ है लाइफ, यूजफुल लाइफ, ठीक है, यूजफुल लाइफ दिया हुआ है ईयर्स में 4 इयर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिसिएशन निकलेगा डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट किसको बोलेंगे, 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 जो है वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको डिवाइड किससे कर देंगे, इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ कितना है मेरा, 4 इयर्स, ठीक है। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 25,000 रुपया, 20,000 पर ईयर, ठीक है,
20,000 पर ईयर मेरा ये डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ऐसे कब? जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो। अच्छा, इसी में अगर अपने रेट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे रेट? देखिए रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट के लिए है डेप्रिसिएशन अमाउंट। पहले लिखिए डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है, फिर नीचे लिखिए एक्विजिशन कॉस्ट। क्या लिखना है? एक्विजिशन कॉस्ट, ना कि आपका रेसिडुअल वैल्यू घटाने के बाद नहीं, डेप्रिशिएबल कॉस्ट नहीं, एक्विजिशन कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट जिसको बोलते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ? 1 लाख रुपया, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, रेट निकल जाएगा। रेट निकल गया 20.5, फिर यहां से 20, तो रेट निकल जाएगा आपका 20%, ठीक है, रेट निकल जाएगा आपका 20%। ठीक है, रेट निकल जाएगा आपका 20%, ठीक है। अब देखिए अमाउंट, जब क्वेश्चन में रेट दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे? जब क्वेश्चन में, अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन में रेट पता चल गया, जब रेट दिया हुआ रहेगा तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तब निकालेंगे डेप्रिसिएशन इक्वल टू हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट, टोटल ओवरऑल, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट, ठीक है, रेट बाय 100 कर दीजिए, परसेंटेज में है तो 100 हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट इसी क्वेश्चन में था 1 लाख रुपया, ठीक है, इनटू रेट जो है दिया हुआ है आपका 20%, तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा मेरा 20,000 रुपया, ठीक है, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया ईच एंड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन है, ठीक है, आगे समझ में। अब क्या है, अगर एसएलएम का बात करें, एसएलएम बहुत ही इजी मेथड है, आसान मेथड है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहता है। बैलेंस शीट में अपने क्या करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एसेट्स है उसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट को घटा के दिखाते हैं, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बताएंगे हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी एक अमाउंट अपने अगर जानना हो तो एसएलएम मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, और अगर इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आइए रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, ठीक है, वाइडली यूज्ड मेथड है, हर लोग यूज करता है, और मेरे तरफ से मेरे लिए लगता है कि ये अच्छा मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जो एसेट्स, देखिए क्या होता है जनरली एसेट्स से रिलेटेड दो तरह के खर्चे होते हैं जो अपने लोग बैलेंस शीट पे चार्ज कराते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो चार्ज कराते हैं, मतलब टोटल एक्सपेंसेस का जो पार्ट अपने लोग बनाते हैं, वो दो तरह का खर्चा होता है एसेट्स से रिलेटेड, ठीक है, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाते हैं। कौन कौन सा? वो है एक डेप्रिसिएशन और दूसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। एसेट्स जब पुराना होते जाएगा तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होना पड़ेगा, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो आप डेप्रिसिएशन का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं रेवेन्यू से, ठीक है, दूसरा उस एसेट्स से रिलेटेड जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब एसेट्स नया होता है तो आपका जो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है वो कम होगा, क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है, और जैसे जैसे एसेट्स आपका पुराना होते जाएगा आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यूडीबी मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपने लोगों को ज्यादा हो जाता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा मतलब क्या है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा के हम लोग निकाल लेते हैं, फिर ओरिजिनल कॉस्ट में जो डेप्रिसिएशन निकला उसको घटा के जो बैलेंस बचा फिर उस पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है स्टार्टिंग में डब्ल्यूडीबी मेथड में ज्यादा होता है, ठीक है, और जैसे जैसे एसेट्स पुराना होते जाता है तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो खर्चे हैं, दो तरह के खर्चे, जो एसेट से रिलेटेड खर्चे होंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे वो दो तरह का है, एक डेप्रिसिएशन, एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा, डब्ल्यूडीबी मेथड अगर अपने फॉलो करते हैं तो स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड खर्चा ज्यादा जाएगा, ठीक है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस चूंकि स्टार्टिंग में कम लगता है, स्टार्टिंग में कम लगेगा, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा अगर उसमें जोड़ दिया जाए डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट डेप्रिसिएशन का प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दोनों चार्ज हो जाएगा, तो कम अमाउंट चार्ज होगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे एसेट्स पुराना होते जाएगा तो डेप्रिसिएशन तो घटते जाएगा लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस का बढ़ते जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, एसेट्स से रिलेटेड जो खर्चा है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लगभग इक्वलाइज होकर चलेगा, एसेट्स इवन पुराना होते जाए। लेकिन एसएलएम में क्या है, एसएलएम में क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में कि शुरू में आपका डेप्रिसिएशन जो है
क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन तो हर बार बराबर ही रहता है। उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा स्टार्टिंग में तो कम रहेगा, और जैसे जैसे एसेट्स पुराना होते जाएगा उस केस में क्या होता है, एसेट से जो रिलेटेड खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप चार्ज करेंगे वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। कैसे? डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स है और शुरू में आपको पहला साल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कम गिरेगा तो ऐड कर दिए, दूसरा साल क्या होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा और बढ़ेगा तो फिर ऐड हो गया। तो डेप्रिसिएशन प्लस बढ़ता हुआ जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, तो हर साल जैसे जैसे एसेट्स पुराना होता जाएगा एसएलएम मेथड में बढ़ता हुआ एक्सपेंडिचर जो है, जो नहीं होता है बढ़ता हुआ एक्सपेंडिचर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करेंगे एसेट से रिलेटेड। वहीं डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है, जैसे जैसे एसेट्स पुराना भी होते जाएगा फिर भी लगभग एसेट से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा बराबर बराबर चार्ज होते जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, इसलिए डब्ल्यूडीवी मेथड जनरली लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए डब्ल्यूडीवी मेथड जनरली हर जगह लोग फॉलो करते हैं, इवन कंपनीज एक्ट में, इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करने के लिए ही कहता है। ठीक है, और हम लोग को डब्ल्यूडीवी मेथड समझना चाहिए क्या होता है। ठीक है, डब्ल्यूडीवी मेथड को और क्या क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक और क्या बोल सकते हैं, डिमिनिशिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, यहां बुक वैल्यू पे। ठीक है, बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, कितने बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर ये बुक वैल्यू क्या हुआ। बुक वैल्यू का मतलब होता है बाबू कि जो जिस वैल्यू पे बुक में एसेट्स को दिखाया जाता है। बुक वैल्यू का मतलब हुआ जिस वैल्यू पर एसेट्स को बुक्स में दिखाया जा रहा है। बुक्स में दिखाने का मतलब बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे आपका एसेट शो हो रहा है, एसेट्स का जो बैलेंस दिख रहा है वही उसका बुक वैल्यू है। ठीक है, तो बुक वैल्यू मतलब सिंपल, अगर आपका एसेट्स एक 100 रुपीज का था मान लीजिए, ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन पहला साल चार्ज कर लिया 20 रुपीज, तो आपका जो वैल्यू है वो 80 रुपया है। पहले बुक वैल्यू पहला साल में जब परचेज किए हुए थे ओरिजिनल कॉस्ट था 100 रुपया, उस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 20 रुपीज का, तो आपका बैलेंस शीट वैल्यू जो है, बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे दिखा रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू क्या हो जाएगा 80 रुपीज, तो आपका बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बुक वैल्यू। ठीक है, जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट में अपने एसेट्स को दिखाते हैं, ठीक है, जिस वैल्यू पे एसेट्स को शो कराते हैं वही उसका बुक वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, अब आइए अगले साल किस पे चार्ज होगा, फिर यही 80 रुपीज पे। ठीक है, अब क्या होगा, इस पे 20 रुपया चार्ज, 20% चार्ज हो जाएगा। मान लिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर 20% है डब्ल्यूडीवी मेथड से, तो इस पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा 16 रुपया। अब क्या बचेगा मेरा 64। ठीक है, अब फिर क्या होगा 20% इस पर चार्ज हो जाएगा 64 पे। लाइक ये प्रक्रिया चलते रहेगा जब तक मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसमें इस मेथड में एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अमाउंट, मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज नहीं हो पाता है। ठीक है, पूरा का पूरा एसेट्स का जो एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है डिमिनिशिंग ये चलते रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, एसेट्स का जो टोटल वैल्यू है, जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज नहीं हो पाता है। इसलिए प्रॉपर रेवेन्यू का जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो यहां फुलफिल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एसेट्स का लाइफ अगर यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है तो अपने लोग को 5 इयर्स में ही एसेट्स को कंप्लीटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करा देना था मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अपने लोग करा नहीं पाते हैं इस मेथड में, तो ये एक इसका एक ड्रॉबैक है। हम लोग देखेंगे, स्पेसिफिकली देखेंगे कि किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या ड्रॉबैक है। तो अभी जस्ट मेथड देख रहे हैं कि कैसे इसमें चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, मतलब बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो जैसे अगर यहां देखा जाए तो ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगा मेरा ये माइनस डेप्रिसिएशन 80 माइनस 16 तो 64, तो डेप्रिसिएशन टिल डेट का मतलब 100 रुपीज ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन टोटल हो जाएगा 36 रुपीज। फर्स्ट ईयर 20, सेकेंड ईयर 16, तो 36, और तो आपका बैलेंस बचेगा 64। तो डेप्रिसिएशन टिल डेट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट को बुक वैल्यू बोलते हैं। सीधा मतलब कि जिस वैल्यू पे बुक्स में दिखाया गया है एसेट्स को। ठीक है, अब आइए आगे हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफर्स एवरी ईयर, ये भी बात है, और यहां डिमिनिश करते जाएगा, हर बार वैल्यू जो है इस ट्रेंड में आएगा, घटता हुआ ट्रेंड में जाएगा, वैल्यू हर बार घटते जाएगा। ठीक है, इन अर्ली ईयर्स ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन चार्ज मोर, है ना, and repair maintenance charges less, whereas in the last some years of use the depreciation increased and repair maintenance depreciation decrease and repair maintenance increase, so that the charge related to the assets will be same over the year of assets। जो मैंने डिस्कस किया वो है लिखा हुआ। ठीक है,
क्योंकि एसेट्स का जो एक्सपेंडिचर है, एसेट्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, शुरुआती दौर में और लास्ट में लगभग सेम रहना चाहिए, जिससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस का, जो ये है वो हैम्पर नहीं करे, वो कभी फ्लक्चुएशंस में नहीं आए एसेट्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर के कारण। ठीक है, इसलिए हम लोग जो कंसेप्ट लगाते हैं उसके पीछे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे, वो ये मान के चलते हैं कि एसेट्स से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो ऑन एन एवरेज ईयर्स में समान रहे, बराबर रहे। ठीक है, अब आइए एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है एसएलएम का। तो एसएलएम का क्या फायदा है और क्या इसका नुकसान है, क्या लिमिटेशंस है, कहां कहां ये काम नहीं कर पाता है, ये जानना हम लोग को। तो कहता है कि एडवांटेज क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, तुरंत ओरिजिनल कॉस्ट निकालो, स्क्रैप वैल्यू हटाओ, ठीक है, उसमें और यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो और उसी को हर साल चलाते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आसान है। एसेट डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएटेड अप टू द नेट स्क्रैप वैल्यू, बिल्कुल सही है। एसेट्स का डेप्रिसिएशन इसमें क्या होता है, एसएलएम मेथड में पूरा का पूरा एसेट्स का वैल्यू, एसेट्स का टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो वैल्यू है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज हो जाता है। तो एसएलएम मेथड का ये एक बेनिफिट है, ये एक फायदा है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही है, डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम चार्ज कराएंगे हर साल। ठीक है, दूसरा क्या है, सुटेबल फॉर एसेट्स हुज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। हाँ, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, एसेट्स का इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ को पता कर पाना। ठीक है, कि एक्चुअल में ये कितना दिन तक चलेगा ये एसेट्स, तो अगर उसका अपने लोग पता कर लेते हैं इजी वे में, तो हम लोग चार्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो वो एक टफ पार्ट होता है कि हम लोग किसी भी एसेट्स का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एक्यूरेसी के साथ कैसे डिटरमाइन कर ले। तो इसका ये एडवांटेज है कि अगर अपने लोग कर लेते हैं एक्यूरेसी के साथ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का जानकारी ले लेते हैं, तो उस केस में ये मेथड काफी आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन क्या है, फॉल्टी एजम्पशंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ एसेट्स। हम शुरू में ही बताया कि एसएलएम मेथड में हम लोग क्या लेते हैं, एग्जम्पशन ले लेते हैं कि एसेट्स जो है हर साल बराबर ही यूज होगा, क्योंकि ये गलत एजम्पशन लगता है मुझे। ठीक है, दूसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन चार्ज इज इंक्रीज ग्रेजुअली नियर द लास्ट ईयर ऑफ एसेट्स। ये भी बताया मैंने कि जैसे जैसे एसेट्स पुराना होते जाता है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे तो बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे एसेट्स पुराना होगा। तो अल्टीमेटली एसेट्स से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ज्यादा चार्ज हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, वही डब्ल्यूडीबी मेथड में देखेंगे तो डब्ल्यूडीबी मेथड में ये प्रॉब्लम नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यूडीबी मेथड को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं तो बता ही दिए हैं। ठीक है, अब डब्ल्यूडीबी मेथड का क्या एडवांटेज है, इसका क्या लिमिटेशंस है, ये जानना चाहिए हम लोगों को। तो कहता है डब्ल्यूडीबी मेथड जो है ज्यादा मोर रियलिस्टिक एजम्पशंस लेता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो पाता है, कॉस्ट का प्रॉपर एलोकेशन। प्रॉपर एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि हर साल हम लोग बराबर तो नहीं करते हैं, लेकिन जो एसेट से रिलेटेड खर्चे हैं वो लगभग हर साल बराबर रहते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्लस प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे लगभग बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए एसेट से रिलेटेड खर्चों का प्रॉपर एलोकेशन जो है हर साल लगभग बराबर हम लोग बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड आरएनएम ऑन पीएल अकाउंट, बिल्कुल सही। एक्ट रिकमेंडेड, जैसे क्या होता है, एडवांटेज यही भी ये है, आपको मैंडेटरी भी कर देता है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही फॉलो कीजिए। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगेंगे किसी भी बिजनेसमैन का, तो उस केस में देखेंगे डेप्रिसिएशन का कॉलम रहता है, उसमें आपको अमाउंट भरना रहता है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट भरना है, स्क्रैप वैल्यू कितना में वो एसेट्स जो है बिक गया, अगर बीच में कोई एसेट्स को आप बेच दिए तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। और डब्ल्यूडीबी मेथड में एसेट्स को सेग्रीगेट करना पड़ता है। ठीक है, कि कौन तरह का एसेट्स किसके किसके कैटेगरी में आता है, उस तरह का कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा अपने लोगों को। अगर उस बीच में कोई एसेट्स बिक जाता है, हट जाता है, आपका बर्बाद हो जाता है या सेल कर देता है, तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। ठीक है, तो एक्ट रिकमेंड करता है, आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट भी करता है इसको। अच्छा, इसमें क्या है, नो फुल वैल्यू ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा एसेट डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो पाता है। दूसरा, डिफिकल्ट टू असर्टेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बिल्कुल द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का पता लगा पाना यहां मुश्किल है, किस रेट से डेप्रिसिएशन अपने चार्ज करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या किया हुआ है, आपको सेग्रीगेट कर दिया है कि ये एसेट्स है तो इस पे ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये एसेट्स का नाम ये है तो उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये चार्ज करना है, वो आपको दे दिया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करना टफ नहीं रहेगा, बट एज एन डेफिनेशन और जो बुक्स में दिया हुआ था उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि एसेट्स का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा
होगा वो पता कर पाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी उसका सॉल्यूशन ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रेट दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट रेट दिया हुआ है, उसको आप फॉलो करके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं अपने एसेट्स पे। क्लियर है? चल अब क्या है, देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि हम लोगों को जानना चाहिए, अभी क्या है हम लोग जानेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। ठीक है, एक दोनों मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करो, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा ये जान गए हम लोग, एसएलएम जानना था तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर कितना अपने लोग चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे वो हम लोग जाने। डब्ल्यूडीवी अगर मेथड निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन तो उसमें अपने लोग कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करेंगे वो हम लोग जानेंगे। अब है कि रिकॉर्डिंग कैसे होगा, अपने लोगों का काम है मैंने रिकॉर्डिंग करना, बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको लिखना, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे वो चार्ज कराएंगे। तो कैसे रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, सिंपल समझिए, जब कोई एसेट्स अपने लोग परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, एसेट्स, क्योंकि एसेट्स बढ़ के आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अगर अपने लोग उधार में खरीदे हुए हैं तो पार्टी का नाम, या अगर अपने लोग पेमेंट कर दिए हैं तो कैश एंड बैंक कर देते हैं तुरंत। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अच्छा, अब आप लोग जीएसटी लेके परचेज किए हुए तो जीएसटी लेके परचेज किए हुए तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू इनपुट जीएसटी, ठीक है, इनपुट जीएसटी मतलब इनपुट आईजीएसटी अगर बाहर से परचेज किए हुए हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जैसा आपको होगा, एंड टू जो है वेंडर का नाम। ठीक है, अगर परचेज का एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट अगर आउट ऑफ स्टेट से परचेज किए हैं, अगर विद इन स्टेट परचेज किए हुए हैं तो क्या हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी बराबर बराबर अमाउंट से एंड टू वेंडर अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, अब क्या होगा, ये एंट्री हम लोग परचेज का कर लिए। अब अपने देखेंगे डेप्रिसिएशन को कैसे बुक्स में लाएंगे, तो देयर इज टू मेथड। डेप्रिसिएशन का रिकॉर्डिंग का दो मेथड है कि एक मेथड ये कहता है कि सिंपल डेप्रिसिएशन को चार्ज करते जाओ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डालते जाओ। ठीक है, एसेट्स का वैल्यू डिटोरिएट करके दिखाते जाओ बैलेंस शीट में। दूसरा मेथड बोलता है कि नहीं, एक प्रोविजन क्रिएट कर लेना चाहिए। जनरली क्या है, तो हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन किसको बोलते हैं जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में, कि देखेंगे प्रोविजन हम कहते हैं किसको है। तो यहां एक है कि प्रोविजन क्रिएट कर लो। प्रोविजन क्रिएट करना मतलब एसेट्स आपका है, आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर जा ही रहा है एसेट्स से रिलेटेड, और जब एसेट्स का लाइफ खत्म हो जाएगा तो एसेट्स को अपने को परचेज करना पड़ेगा, फिर से नया एसेट्स खरीदना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस व्यापार चल पाएगा। तो एसेट्स जब खरीदेंगे तो अपन लोग क्या करते हैं, जो प्रोबेबल एक्सपेंडिचर होने वाला है उसके लिए प्रोविजन करके रख लेते हैं। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड कहता है कि प्रोविजन क्रिएट कर लीजिए। दोनों ही मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ध्यान रखिएगा सेम सेम रहेगा, अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने अमाउंट जानने के लिए एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड का चुनाव किया था। दोनों में जो आपको अच्छा लगता है वो आप चुनाव कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन फ्री है। ठीक है, कोई भी एंटिटी फ्री है कि वो कौन सा मेथड फॉलो करता है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, अब एंट्री करते समय आपको दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर दिए, फिर आपका चुनाव होगा, मैनेजमेंट ये चूज करेगा कौन सा मेथड फॉलो करना है। ठीक है, अब अगर अपने डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हैं, सिंपल नॉर्मल प्रोविजन क्रिएट नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन मेरा लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, एंड टू एसेट्स का वैल्यू चूंकि डेप्रिसिएशन के कारण घटता है इसलिए डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट किस वैल्यू से, वही जो कैलकुलेट किए हुए थे एसएलएम में और डब्ल्यूडीवी में, उस वैल्यू से अपने घटा देंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। दूसरा है उस डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर दीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, और इस डेप्रिसिएशन को ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस टाइप में डेबिट बैलेंस इसका शो करेगा। ठीक है, और उसको आपको क्लोज करना है, क्योंकि ईयर एंड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, सॉरी जितने भी इनकम्स होते हैं, उनको हम लोगों को क्लोज करना रहता है। तो क्लोज किसके थ्रू होता है हम बताएंगे, जब फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे किसके थ्रू अकाउंट क्लोज होता है। तो यहां हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इनकम और एक्सपेंसेस या लॉसेस के अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यहां क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस का अकाउंट है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, चार्ज करा देंगे। चार्ज कराने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको लिख देंगे, तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? अब क्या है,
बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे इसको? तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स का वैल्यू है वो देखिए अपने आप घट गया है। टू एसेट्स जैसे ही किए हैं आप तो एसेट्स का वैल्यू अपने आप घटा हुआ है। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन का एंट्री अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही आप एंट्री कर चुके हैं तो आपका ये एसेट्स का वैल्यू जो ट्रायल बैलेंस में आएगा वो अपने आप घट के आया हुआ है। आपको बैलेंस शीट में फिर से घटा के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेट्स देखिए यहां घटा हुआ है। टू एसेट्स जैसे ही आप किए एसेट्स का वैल्यू इतना से घट गया और घटा हुआ वैल्यू फिर ट्रायल बैलेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस से सिंपल एसेट्स का वैल्यू उठाइए और डाल दीजिए बैलेंस शीट में। क्लियर है? चलिए, और अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो आप क्या करेंगे? एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स तो करना ही है, और उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट अकाउंट लॉस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करना है। फिर तब क्या करेंगे? अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए जो ट्रायल बैलेंस बनाए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता चल रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। हम बताएंगे आपको एडजस्टमेंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, कंप्लीट मैराथन वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग फाइनल अकाउंट को कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट एज एन अकाउंटेंट कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का समझ डेवलप करना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे समझ के उसके बेस पे डिसीजन लेंगे, सारा का सारा ऑब्जेक्ट एज एन अकाउंटेंट अपना वही है। इसलिए हम लोग उस पर कंप्लीट वीडियो करेंगे, 2-3 लगातार सीरीज कराएंगे उस पर, ठीक है। फाइनल अकाउंट बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, तो जुड़े रहना है, लगे रहना है हम लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर तो इस केस में क्या होगा, अगर अपने डायरेक्टली कर दिए हैं तो सिंपल है, बैलेंस शीट में एसेट्स को कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल जो कॉस्ट है उसमें डेप्रिसिएशन चूंकि घटा दिए हैं तो एसेट्स का जो वैल्यू होगा वो जो ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन घटा के बैलेंस शीट में शो करा देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड कहता है कि नहीं, हमको प्रोविजन क्रिएट कर लो, डेप्रिसिएशन को इंटैक्ट रख लो, डेप्रिसिएशन को चेंज मत कर, सॉरी, एसेट्स को इंटैक्ट रख लो, एसेट्स को चेंज मत करो, एसेट्स का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम दिखना चाहिए बुक्स में, ताकि किसी को ये देख के पता चल पाए कि मेरा एसेट्स का ओरिजिनल वैल्यू ये है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं अपने लोग? प्रोविजन मेथड फॉलो करते हैं डेप्रिसिएशन चार्जिंग का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने बार यहां क्या होता है, हम लोग एक्यूमुलेटेड रिजर्व, है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खोल लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, या इस तरह का अकाउंट ओपन करते हैं, सेम ही चीज है, ठीक है। अब क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक अकाउंट ओपन कर लेंगे प्रोविजन फॉर, यहां डायरेक्टली हम एसेट्स को इंटैक्ट रख रहे हैं, एसेट्स के वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करा देंगे, ठीक है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, इसको इस केस में बैलेंस शीट में कैसे होगा? बैलेंस शीट में एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखाएंगे, क्योंकि देखिए कहीं भी एसेट्स का नाम आया इस दोनों एंट्री में? कहीं भी एंट्री नहीं आया। सिंपल डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन चूंकि खर्चा है इसको हम लोग डाल दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डाल के खत्म कर दिए। तो बच गया कौन कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बचा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता ही है, वर्ष के अंत में जो है ट्रांसफर होकर कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेपरेटली हम इसको शो करके दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दूसरा क्या है? एसेट्स कैसे शो करेंगे? एसेट्स शो करते हैं इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जिस कॉस्ट पे एसेट्स को परचेज करके लाके कॉमर्शियल प्रोडक्शन तक चलाए हुए हैं उसी वैल्यू पे अपना जो है एसेट्स बैलेंस शीट में चलते जाएगा, ठीक है, दिखते जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है? प्रोविजन और रिजर्व या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो हम लोग लायबिलिटी साइड में, मैंने बताया अभी आपको, आप यहां अमाउंट चार्ज करते समय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर लीजिए, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल लीजिए, या डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट खोल लीजिए, सब एक ही मतलब शो करता है। इस अकाउंटिंग के पीछे उद्देश्य अपना यह है कि हम लोग एक सेपरेट बैलेंस अपने बैलेंस शीट में शो करना चाहिए कि अगर अपना एसेट्स 5 साल के बाद
जो इकोनॉमिक लाइफ है वो खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास इतना रिजर्व है कि हम दूसरा एसेट्स परचेज कर सकें। ये जो मेरा स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स हमेशा बैलेंस शीट को देख के ये डिसीजन ले सके कि एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट ये था और अभी तक इस पे इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो इस मेथड का फायदा ये है कि इसमें जो है कोई चीज छुपा हुआ नहीं रहता है एसेट्स से रिलेटेड, क्योंकि एक तरफ बैलेंस शीट में एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट दिख रहा है और दूसरे तरफ बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी तक कितना चार्ज हुआ है वो अमाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट टोटल दिखता है, जिससे कि कोई भी डिसीजन मेकर, कोई भी स्टेक होल्डर्स बैलेंस शीट को देखते ही ये डिसीजन ले सकता है कि मेरा एसेट्स का आज का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, जितना अभी और डेप्रिशिएट होना है। जैसे 1 लाख का वैल्यू है और अभी तक जो है 75,000 डेप्रिसिएशन प्रोविजन किया जा चुका है, इसका मतलब एसेट्स का वैल्यू देखा जाएगा तो 25,000 ही बचा हुआ है जो भी आने वाले समय में डेप्रिशिएट होना है। ठीक है, तो इस मेथड में अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड अपने फॉलो करते हैं या रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हैं तो बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है और कोई भी स्टेक होल्डर्स जैसे ही बैलेंस शीट देखेगा वो समझ जाएगा कि एसेट्स का अब लाइफ कितना बचा हुआ है, अब कितना अमाउंट, कितना पोर्शन ऑफ अमाउंट जो है एसेट्स का बचा हुआ है आने वाले समय में डेप्रिशिएट होने के लिए। ठीक है, तो ये मेथड ज्यादा सुटेबल है। इसमें क्या होता है, हम लोगों के पास एक रिजर्व बैलेंस, एक प्रोविजन का बैलेंस, एक टोटल जो आने वाले समय में लायबिलिटी होने वाला है उसका रिजर्व, उसका प्रोविजन पहले से ही रेडी हो जाता है और उसको हम लोग जो है जिस समय एसेट्स परचेज करना है उसको फिर हटा के उसको कन्वर्ट करा के हम लोग एसेट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मेथड में हम लोग इस तरह करते हैं जब प्रोविजन क्रिएट करना होता है। तो सिंपल प्रोविजन क्रिएट करने के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करके खत्म। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में दो तरीके से शो कर सकते हैं, दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्लियरली जो है लायबिलिटी तरफ में दिखा दीजिए, ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं, एसेट्स का जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें से उसको लेस करके शो करा दीजिए कि मेरा ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख का और अभी तक डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व 75,000 का मेरा अभी तक हुआ है। तो बैलेंस शीट का जो आउटर कॉलम होगा वहां आप 25,000 का दिखा दीजिए। मतलब कोई भी आदमी तुरंत देख सकता है एक बार में बैलेंस शीट देख के कि 1 लाख का मेरा एसेट्स है, इस पे अभी तक 75,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, 25 का भी चार्ज होना है। तो इस मेथड में डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट्स को ऐसे ही शो करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स जो भी है, प्रॉब्लम्स आप खुद देख सकते हैं, छोटा छोटा आप जो जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये देखना है कि कैसे पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को करिए। ठीक है, पहले जैसे मान लो कोई एसेट्स परचेज किया, अब ये देखिए कि उसका परचेज का क्या कॉस्ट पाया, जोड़ लीजिए, उसमें कितने में वो बिकेगा, स्क्रैप घटा दीजिए, फिर डेप्रिसिएशन का, फिर धीरे धीरे करके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पे आइए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं कि एक समय में परचेज किया, कुछ दिन तक यूज किया, फिर उस एसेट्स से कुछ पार्ट को या उस एसेट्स को बेच दिया, फिर दूसरा एसेट्स परचेज किया। तो बस वहां आपको राइटिंग करना है प्रॉपर्ली एसेट्स को। क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से और उसको सॉल्व करिएगा अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलेंगे प्रोविजंस को जानने के लिए कि प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है। उसके बाद हम एसेट्स का जो पूरा सेल, जैसे एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें ये डिस्कस करेंगे अगर एसेट्स अपने सेल करते हैं जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, उस एसेट्स को बेच देते हैं तो ज्यादा में बिकता है, कम में बिकता है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट किसको बोलते हैं, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे प्रोविजंस को, रिजर्व को और एसेट्स कैसे सेल करते हैं उसको। ठीक है, तो लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा। ठीक है, जल्दी ही देंगे उस पर कंटेंट्स हम लोग का। ठीक है, थैंक यू ऑल, जय हिंद।